नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो गजा से खबर है। गजा से एक इजरायली अखबार है मारिव अखबार बेसिकली निकलता है हिब्रू में, लेकिन उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। उसने ये खबर दी है कि नॉर्थ में जिस तरह की लड़ाई चल रही है उससे परेशान होकर इजराइल को अपनी टेक्निक बदलनी पड़ी है। उसका कहना है कि पिछले 2 हफ्ते में 11 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और काफी लोग घायल हुए हैं। अगर जो शनिवार अभी बीता है उस शनिवार को अगर हम डार्क शनिवार या ब्लैक सैटरडे कहें इजराइल के लिए तो बुरा नहीं होगा। 4 सैनिक उसके मारे गए और 6 सैनिक घायल हुए हैं, और ये केवल वो संख्या है जो इजराइल खुद बता रहा है। असल में कितनी संख्या है कोई नहीं जानता। उसके बाद अगर आज की बात करें तो आज खबर आ रही है कि जबालिया में 8 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब कितने मारे गए हैं कितने घायल हुए हैं यह कंफर्म होते होते वक्त लगेगा, लेकिन 8 सैनिकों के घायल होने की खबर आई है। खबर यह है कि वहां पर कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। कैमरा जगह जगह पर लगाया गया है और उससे आईडीएफ कहां से आ रही है कहां से जा रही है यह समझ में आ रहा है। मकानों के अंदर बूबी ट्रैप लगाया गया है, यानी वो समझें कि मकानों के अंदर अलकासम के लोग छिपे हुए हैं, उसमें अंदर घुसे और फिर उनको उड़ा दिया जाए। और इस तरह वहां पर काफी नुकसान हो रहा है इजराइल का, जिसके चलते अपनी पूरी टैक्टिक्स बदलनी पड़ी है उनको। और हकीकत यह है कि यही सारी वजह है जिसके चलते वो सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए एक बार फिर से राजी नजर आ रहा है। जंगबंदी लफ्ज ही बीच में गायब हो गया था। मैंने आपको बताया था कि केवल होस्टेज डील कहा जा रहा है, सीज फायर कहा ही नहीं जा रहा है। यानी कोशिश यह की जा रही थी कि अगवा किए हुए लोग वापस तो मिल जाएं, लेकिन बदले में हमें बहुत कुछ ना करना पड़े। जंग जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे। हारित जो एक इजरायली अखबार है आप जानते हैं, उसने यह खबर दी है कि शिन बेट और मोसाद के जो चीफ हैं, मोसाद मतलब इजराइल की स्पाई एजेंसी और शिन बेट मतलब उनकी सिक्योरिटी एजेंसी, इन दोनों के जो चीफ हैं उनको भेजा गया है दोहा में, जहां यह बातचीत चल रही है। कतर में जहां यह बातचीत चल रही है वहां इनको भेजा गया है। और लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं जिससे यह लग रहा है कि सीज फायर शायद जल्दी ही हो सकता है। एक मजेदार खबर या मजेदार हेडिंग छपी हुई है जेरूशलम पोस्ट में। यह हेडिंग कहती है कि इजराइल इस बात से बड़ा हैरान है कि हमास सीज फायर के लिए तैयार हो गया। अब यह मजेदार बात यह है, इसका मतलब क्या होता है कि इजराइल यह चाहता नहीं था कि सीज फायर हो। उसने ऐसी ऐसी शर्तें रखी थी कि सीज फायर कैसे भी ना हो पाए, लेकिन जो निगोशिएशन हुआ है वो निगोशिएशन बहुत टफ हुआ है। और उस निगोशिएशन में असल में हमास की जीत नजर आती है और ये सीज फायर ऐसा लगता है हो जाएगा। जो इसकी शर्तें रखी गई हैं वो मैं आपको बताता हूं। इजराइल लगातार मांग कर रहा था कि जो लोग जिंदा कैप्टिव्स हैं, आपके पास जो जिंदा लोग हैं, जो अगवा किए हुए लोग अभी तक जिंदा हैं, उनकी एक लिस्ट दे दो। इसके पीछे इजराइल की कोशिश यह थी कि अधिक से अधिक अगवा किए हुए लोगों को वो खुद मार दे और हमास कोई लिस्ट ना दे पाए। हमास भी लगातार यह कह रहा था कि अभी लिस्ट दे पाना मुमकिन नहीं है। जब फाइनल स्टेज होगा या कुछ दिन के लिए सीज फायर चल जाएगा तब हम आराम से ढूंढ के आपको बता पाएंगे कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग जिंदा नहीं हैं। इसी बीच हमास ने कई सारे वीडियो जानबूझकर जारी किए। इसमें से एक वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें वो लेडी कह रही थी कि एक ही तरीका है हमारे जिंदा रहने का कि हमास के साथ आप सीज फायर कर लो। यानी हमास ने यह मैसेज बहुत क्लियर दिया कि अगर सीज फायर होता है तब तो अगवा किए हुए लोगों को हम छोड़ेंगे और अगर नहीं होता है तो फिर ये भी मारे जाएंगे। तो अब तय यह पाया गया है कि जो पहला सीज फायर का शुरुआती दौर होगा, पहला राउंड होगा, उसमें इजराइल 1200 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। और इन 1200 फलस्तीनियों में 200 ऐसे फलस्तीनी हैं जिनको इजराइल ने लाइफ सेंटेंस दिया हुआ है, यानी उम्र कैद की हुई है। तो उम्र कैद पाए हुए 200 लोगों को इजराइल रिहा करेगा और इसके अलावा 1000 लोगों को और रिहा करेगा। असल में जो सारा कंटेंशन है, जो सारा बवाल है, वो इस बात पर है कि इसके बाद इजराइल वहां पर जंग बंद कर दे, सीज फायर हो जाए, सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद जंग बंद हो जाए। अब अमेरिका गारंटी दे रहा है कि हम ये जंग बंद करवा देंगे अगर जो 2 राउंड्स हैं वो ठीक ठाक निकल जाएंगे। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा लेबनान की। लेबनान से सीज फायर हुआ, अमेरिका की कोशिश थी, उसमें यह सीज फायर हुआ
और इस सीज फायर में तय यह पाया गया था कि अगले 60 दिनों में इजराइल वापस लौट जाएगा, अपनी आर्मीज को वापस लौटा लेगा। अमेरिका अभी भी यह गारंटी दे रहा है कि 60 दिन के अंदर इजराइल वापस लौट आएगा, लेकिन कल की बात है कि इजराइल ने रिहायशी ठिकानों पर फिर हमला किया है। जिन इलाकों में वो जंग के दौरान घुस नहीं पाया था, जहां उसके लोग रोज मारे जा रहे थे, वहां से जब हिजबुल्लाह को हटा दिया गया सीज फायर के बाद, तो अब कंडीशन यह है कि वो जहां चाह रहा है वहां हमला कर रहा है। और हालात ऐसे हैं कि नॉर्दर्न इजराइल में जो नेटुला प्लेस है, नेटुला के जो चेयरपर्सन हैं, वहां की काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं, उनका यह कहना है, मतलब जो इजरायली हैं, जो नेतन्याहू की पार्टी के हैं, उनका यह कहना है कि अगला 7 अक्टूबर नॉर्थ में होगा। पिछला 7 अक्टूबर हुआ था साउथ में, गजा ने किया था, और अगला 7 होगा नॉर्थ में, हिजबुल्लाह करेगा। वजह क्या है? वजह बहुत साफ है कि आप सीज फायर की शर्तों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। 60 दिन में आप आर्मी को वापस नहीं बुलाना चाहते हैं, जबकि अमेरिका भी कह रहा है कि 60 दिन में आपको आर्मी को वापस बुला लेना चाहिए। तो जब सीज फायर खत्म होगा तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह अपने तरीके से अटैक करेगा। नए प्रेसिडेंट बने लेबनान के, तो सबने यही सोचा कि अब तो लेबनान में नया जो प्रेसिडेंट बना है वो अमेरिका की पसंद का है, फ्रांस की पसंद का है, सऊदी की पसंद का है, तो हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हिजबुल्लाह और अमल के समर्थन के बिना वो नहीं बन सकते थे राष्ट्रपति। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बातचीत हुई है, जो समझौता हुआ है, उसमें यह हुआ है कि लिटन नदी के किनारे, यानी इजराइल की जो बाउंड्री है, इजराइल की जो सीमा है, वहां पर तो हिजबुल्लाह ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन बाकी जगहों पर उसको ऑपरेट करने की आजादी होगी। तो जाहिर है कि जहां मामला गड़बड़ होगा, उसके लिए आगे बढ़ के लिटन तक पहुंचना या नॉर्दर्न इजराइल तक पहुंचना इतना मुश्किल भी नहीं रह जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल मामलों में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। और हिजबुल्लाह सबके बावजूद लेबनान में ठीक ठाक समर्थन वाला संगठन है। शिया मुसलमानों की वहां अच्छी खासी संख्या है जो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, और शियाओं के अलावा भी क्रिश्चियंस में और बाकी में भी एक हिस्सा ऐसा है जो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। तो ये तो अमेरिकन गारंटी का मामला मैं आपको बता रहा था, इसलिए अल-कासम या हमास जो है इस बात को लेकर सावधान होगा कि अमेरिकन गारंटी पर कितना भरोसा करना है, कितना भरोसा नहीं करना है। इसलिए सीधी शर्त यह रखी जा रही है कि आईडीएफ को विड्रॉल करना है, और कई जगहों से खबरें आई हैं कि नॉर्दर्न गजा से विड्रॉल करना आईडीएफ ने शुरू कर दिया है। अब यह वहां से बदली हुई टेक्निक के तहत हुआ है या फिर सीज फायर का अंदेशा सामने होने पर हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। 2-4-5 दिन में समझ में आएगा, क्योंकि अब जैक सुलियन और अमेरिकन जो नेता हैं, बाइडेन भी कह रहे हैं कि 20 जनवरी के पहले ही सीज फायर हो सकता है। अगर ऐसा हो तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? कम से कम लोगों को सांस लेने की फुर्सत मिल जाएगी, कम से कम लोगों को चैन की फुर्सत मिल जाएगी। मैं आपको बताऊं कि केवल इस जंग के दौरान 4500 लोगों के अंग काटे जा चुके हैं, जिसको एम्प्यूटेशन कहते हैं, यानी पैर काटने पड़े, हाथ काटने पड़े, किसी का कुछ, किसी का कुछ। 4500 लोग जो जिंदा तो हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गए हैं। मरने वालों की संख्या और बाकी सब तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन बड़ा खतरा जो है वो वेस्ट बैंक का है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि गजा में जब लड़ाई बंद होने की बात हो रही है तो वेस्ट बैंक में लगातार हमला बढ़ा दिया है इजराइल ने। अभी कल की घटना है, 2 बच्चे तैयार होकर स्कूल के लिए जा रहे थे, एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, और इजरायली ड्रोन ने दोनों को मार दिया। अब ये कहते हैं हम तो निशाना लगा के मारते हैं, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मारते हैं, हमास को ये जाहिर तौर पे आतंकवादी कहते हैं। ये 8 और 10 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे कौन से आतंकवादी थे, इसका जवाब इजराइल से कोई नहीं पूछेगा। इजराइल की चमचागिरी करने की जिद इतनी है कि वांस जो उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, जो ट्रंप के उपराष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आया, उसमें वो कहते हैं कि अगर 20 तारीख तक समझौता नहीं हुआ, अगर 20 तारीख तक यह बातचीत फाइनल नहीं हुई, तो हम इजराइल को खुली छूट दे देंगे कि वो जाए और हमास के साथ जो चाहे वो करे। तो मुझे यह बताइए, पिछले 14 महीनों से क्या आपने इजराइल को यह छूट नहीं दी थी? आप कह रहे हैं कि हम इजराइल को छूट दे देंगे कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म कर दे। तो पिछले 14 महीनों से हमास को पूरी तरह से खत्म करने की छूट तो आपने दी हुई थी। 14 महीनों से इजराइल अगर हमास के बहाने वहां के लोगों को नहीं मार रहा है तो और क्या कर रहा है? 14 महीनों से अगर इजराइल वहां के मकान नहीं गिरा रहा है, वहां के मसाजिद नहीं तोड़ रहा है, वहां के स्कूल कॉलेज नहीं तोड़ रहा है, वहां के बेगुनाहों को मार नहीं रहा है, वहां के अस्पतालों को तबाह नहीं कर रहा है, तो और क्या कर रहा है?
तो कौन सा नया काम आप कर देंगे अगर उसको खुली छूट दे देंगे? अरे खुली छूट छोड़िए, आप तो उसको पैसा, रुपया, हथियार सब दे रहे हैं। हालत यह है कि आपके यहां जो आग लगी है उसमें 24 लोग मारे जा चुके हैं, जाने कितने घर जल चुके हैं, और आपके पास वो आग बुझाने के लिए ना पानी है ना पैसा है। यह आपकी हालत है अपनी, क्योंकि आप मिलियंस में, ट्रिलियंस में और बिलियंस में इजराइल को पैसे भेज रहे हैं, यूक्रेन को पैसे भेज रहे हैं। अपनी आवाम को आग से बचाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आप लेक्चर दे रहे हैं हमास पे, पैसों पे। एक बात और याद आई, आज के इजराइल के अखबार आप देखेंगे तो उसमें खबर यह आपको मिलेगी कि बहुत सारा पैसा जो रखा हुआ था, जो फलस्तीनी पैसा था जो इजराइल ने दबा के रखा हुआ था, वो वापस कर दिया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यह पैसा वापस नहीं किया गया है, एडजस्ट किया गया है। जो बिजली के बिल का और बाकी सबका मामला था उसमें एडजस्ट कर लिया गया है। आप सोचिए 6 साल 7 साल पैसा दबा के रखा जाता है, उसका इंटरेस्ट सोचिए आप, और उसके बाद वो पैसा एडजस्ट कर लिया जाता है। तो सब तो लूट में ही लगे हुए हैं। अमेरिका सारी दुनिया को लूट रहा है, लेकिन इजराइल को और यूक्रेन को मुफ्त में सहायता किए जा रहा है। क्यों? ताकि हथियार बिकते रहें, जंग चलती रहें, और इसके बहाने उनके नेताओं को कमीशन अच्छा खासा मिलता रहे और आईपैक जैसी संस्था से पैसा मिलता रहे। कल बर्नी सैंडर्स ने आईपैक को लेकर सवाल खड़े किए और पूछा कि इजराइल का एक संगठन, एक ऐसा संगठन जिसका कमिटमेंट इजराइल के लिए है, वो हमारे नेताओं पर, हमारे जो सीनेट मेंबर्स हैं उनके ऊपर इतना असर कैसे रखता है? सारे 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर लगाए हुए हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जरा गौर से देखिए। अगर सिर्फ आप चैनल की आवाज सुन रहे हैं तो 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर आकर ये वीडियो देखिए। ये 1945 का वीडियो है, यानी 1945 का वीडियो है, और फलस्तीन का वीडियो है। वही फलस्तीन जिसको आज, जिसके बड़े हिस्से को आज इजराइल कहा जाता है। ऐसा पीसफुल प्लेस था, ऐसी अमन पसंद जगह थी फलस्तीन, जो उस जमाने के किसी और इलाके की तरह ही डेवलप कर रही थी। यही अमेरिका, यही इंग्लैंड, इन्होंने मिलकर उसको तबाह किया, इजराइल को वहां भेजा, और 1950-52 के बाद से ही लगातार आप देखते हैं कि इजराइल वहां कब्जा करता जाता है। रोज नई हत्याएं। आप 2003, 2001, 1998, 99 किसी भी साल के अखबार उठा के देख लीजिए, आपको खबर मिल जाएगी कि इस साल इतने बच्चे मारे गए, इस साल इतने लोगों को मारा, इस साल इतने लोगों को जेल में सड़ाया। 7 अक्टूबर को यह सब शुरू नहीं हुआ था। यह बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में जब बात आती है तो 7 अक्टूबर की बात आ जाती है। सब 7 अक्टूबर की बात करने लगते हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो मजाक उड़ा रहे थे उस समय, जब गजा के लोग मारे जा रहे थे, जब पेजर फूट रहे थे हिजबुल्लाह के लोगों के हाथों में। आज कंडीशन यह है कि जब अमेरिका में आग लगी हुई है तो कह रहे हैं अपना घर खोने से बुरा कुछ नहीं होता है, अपने दर्द रो रहे हैं, कह रहे हैं पानी नहीं था आग बुझाने को। काश इन लोगों ने गजा का दर्द भी समझा होता। हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि गजा की सजा दी है खुदा ने अमेरिका वालों को, तो प्लीज ऐसा कहने से बचिए। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो गजा में आग लगने ही नहीं दी गई होती। अगर ऐसा होता तो गजा वालों को यह सारा कुछ झेलना ही नहीं पड़ता। घर किसी का भी जले बुरा होता है, घर अमेरिका का जले, घर इजराइल में भी किसी का जले तो बुरा होता है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि दूसरों का घर जलने पर जो हंसते हैं उनको अपना घर जलने पर कैसा लगता है। काश इसके बाद भी वो समझ पाते कि गजा में इस ठंड में जिस तरह से बच्चे रह रहे हैं, रोज ठंड लगने से बच्चों के मारे जाने की जो खबरें आ रही हैं वो कितनी दर्दनाक हैं, वो इजराइल पर किस तरह से उंगली खड़ी करती हैं। अगर ये आज समझ पाते तो भी मैं कहता कि चलो ठीक है, अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्या किया जा सकता है। खैर, सीरिया पे चलते हैं। सीरिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसका इंटरनेशनल गोदी मीडिया ने बिल्कुल कवरेज नहीं किया है। वहां मैं बता चुका हूं कि सैयदा जैनब की दरगाह है वहां पर, और शिया लोगों के बीच में उसकी बहुत मान्यता है। शिया लोग उस मस्जिद को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है कि यहां पर हमले की कोशिश की गई, इसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई, नहीं हो पाई, लोगों ने बचा लिया। लेकिन आप सोचिए कि उनको एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे मरहले पर उनको हमला करना है जो शियाओं का है, लेकिन इजराइल लगातार जो कब्जा करता जा रहा है उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है।
लगातार सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है वहां पर। अलवाइटों को मारा जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, शियाओं को मारा जा रहा है। रोज खबरें आ रही हैं, यहां तक कि जो लिबरल सुन्नी हैं उनको भी मारा जा रहा है। यह खबरें रोज आ रही हैं। लेकिन मजाल है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उस पर किसी की जबान भी खुल जाए, एक लफ्ज कोई बोल दे, एक बार कह दे कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कह रहा है। आप सोचिए ये कौन से रिलीजियस लोग हैं। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो कट्टरपंथी हैं, जो फैनाटिक हैं, वो किसी रिलीजन के नहीं होते। वो पक्के स्वार्थी लोग होते हैं, अपने अलावा किसी की नहीं सोचते। ये जो अमेरिका और इजराइल से पैसे लेकर सीरिया पर कब्जा करने वाला है, ये जो आर्दोगा के दिए हुए पैसे पर सीरिया पे कब्जा करने वाला जुलानी है, उसके टाइम में शियाओं पर हमला हो रहा है, लिबरल सुन्नियों पर हमला हो रहा है, अलवाइटों पर हमला हो रहा है, ईसाइयों पर हमला हो रहा है, सब पर हमला हो रहा है। लेकिन इजराइल के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। और सोचिए इजराइल की हिम्मत कितनी बढ़ी हुई है कि उसके अखबार में आर्टिकल छपता है कि इजराइल को पूरे पूरे माउंट हरमन पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर लेना चाहिए। और इतिहास है कि इजराइल ने जहां कब्जा कर लिया वहां से वापस नहीं लौटा, तो माउंट हरमन उसके कब्जे में है ही। अब माहौल यह बनाया जा रहा है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको माउंट हरमन पूरा कब्जा कर लेना चाहिए। कल यह माहौल बनेगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए इजराइल को सारी दुनिया पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिस तरह का माहौल बन रहा है। आप सोचिए, सीसी की बात कीजिए, इजिप्ट के सीसी की, उसने बेचारे ने इस पूरे में कोई खास रोल नहीं निभाया है, ना कोई फलस्तीन की मदद की है। लेकिन इजिप्ट के सिनाई इलाके पर भी नजर बनी हुई है नेतन्याहू की, और प्लानिंग यही है कि सिनाई को भी कैसे भी कब्जा किया जाए। आप सोच के देखिएगा कि आपके बीच में एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा देश है जो अपने अगल बगल के हर मुल्क के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है और दुनिया उस पर खामोश बैठी हुई है। एक और खबर आज इजराइल के अखबारों में है कि ईरान को 1000 नए ड्रोन्स मिल गए हैं। यह खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ईरान ने 1000 ड्रोन बना लिए हैं। गेट्स जब लिखा जाता है कि ईरान को मिल गए 1000 ड्रोन, इसका मतलब होता है कि जैसे इजराइल अमेरिका से गिफ्ट में पा जाता है, भीख में पा जाता है, इमदाद में पा जाता है, ईरान को भी वैसे ही कहीं से मिला होगा। लेकिन यह खबर मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं कि 1000 नए ड्रोन ईरान ने अपनी सेना में शामिल किए हुए हैं और यह उसने खुद ही बनाया है। जिस तरह का माहौल है, सब जानते हैं कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमले की सोच सकता है, इसलिए ईरान अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, ड्रिल कर रहा है। एक खबर यह भी आई थी कि अपनी राजधानी को तेहरान से हटाकर दूसरी जगह ले जा रहा है, जो सेफ होगी, जहां पर हमले होना आसान नहीं होगा, जिसको पूरी तरह से सेफ रखा जाएगा। और इन सब चीजों से समझ में यही आता है कि अगर अगली जंग होती है, ईरान के साथ जो जंग होती है, तो मामला आसान नहीं होगा। अरगाची पहले ही कह चुके हैं कि अगर इजराइल कोई हमला करता है तो आलमी जंग की शुरुआत होगी। तो अभी ये हालात हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। बीच में लग रहा था बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी जिस तरह की खबरें, जिस तरह के वाइब्स आ रही हैं, उससे लगता है कि शायद सीज फायर बहुत जल्दी हो जाए। जल्दी से जल्दी सीज फायर हो, कत्लो गारत खत्म हो, ताकि फलस्तीन के लोग चैन की सांस ले सकें, ताकि गाजा को रीबिल्ड करने की बात हो सके, ताकि वहां के हॉस्पिटल्स को फिर से शुरू किया जा सके, ताकि बच्चों के स्कूलों को शुरू किया जा सके, ताकि लोगों को रिहाइश के लिए घर दिया जा सके, ताकि वहां के लोग सुकून की, चैन की सांस ले सकें। मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर सीज फायर हो जाए। बाकी क्या होता है, कैसे होता है, जब जब होगा आपको अपडेट करता रहूंगा। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे देखते हैं हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पहुंचाइए, उनको भी पहुंचाइए जो अब भी गोदी मीडिया के गिरफ्त में हैं। और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।